नमस्कार दोस्तों एंड गुड आफ्टरनून। पुनः आप लोग का एक बार और स्वागत है मेरे ऑनलाइन कक्षा में। आज हम लोग पुनः पढ़ेंगे 12 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में हम लोग 4 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। एक बार उसको थोड़ा सा हम समझा दें कि 4 प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। पहला प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का रो और कॉलम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसके डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं होता है। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो उसका डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल होता है। यानी कि आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वह मैट्रिक्स दोनों के डिटर्मिनेंट इक्वल होते हैं। यानी कि आपको अगर सी आई चेंज इनटू आर आई या आर आई चेंज इनटू सी आई, यानी कि कॉलम 1 को रो 1 से, कॉलम 2 को रो 2 से, कॉलम 3 को रो 3 से, यानी कि 3/3 है तो यह 2/2 है तो 2 कॉलम 2 रो होगा तो उसके द्वारा, यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो है रो और कॉलम का पूरा एलिमेंट्स उसको एक दूसरे के साथ हम इंटरचेंज कर दें तो उसके डिटर्मिनेंट में कोई वैल्यू, उसके डिटर्मिनेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी दो रो या किसी दो कॉलम को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू का जो चिन्ह होता है वह चेंज हो जाता है। यानी कि अगर पहले कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके डिटर्मिनेंट का मान अगर आपका 10 है और उसमें से कोई 2 रो को एक दूसरे के साथ अदला बदली कर दे या किसी 2 कॉलम को एक दूसरे के साथ अदला बदली कर दे तो जो रिजल्ट आएगा नए आपके मैट्रिक्स का वह आपका -10 आएगा। यानी कि जो पहले होता है उसका साइन दूसरे में चेंजिंग के पश्चात उसका साइन चेंज हो जाता है, उसका जो प्लस माइनस का होता है वैल्यू वह चेंज हो जाता है। अब तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम इक्वल हो, आइडेंटिकल हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑल एलिमेंट्स सेम हो तो उस स्थिति में उस मैट्रिक्स का जो वैल्यू होता है, डिटर्मिनेंट होता है, वह 0 होता है, 0 होता है। इसी तरह से हम लोग चौथा पढ़े थे कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं पांचवा प्रॉपर्टी हम लोग को जानना है। 5वें प्रॉपर्टी में पहले समझ ले इस बात को। 5वां प्रॉपर्टी जो आपका है इसमें होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट के फॉर्म में किसी भी रो, एक रो या किसी एक कॉलम में उसके कुछ अवयव या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों में जोड़े गए हों तो जितने पदों में वह जोड़े गए होते हैं उसको तोड़ करके उतने डिटर्मिनेंट हम तैयार कर सकते हैं। फिर से एक बार समझें, अगर किसी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में किसी भी रो या कॉलम में कोई कुछ एलिमेंट या सभी एलिमेंट कुछ पदों के द्वारा या बहुत सारे पदों के द्वारा उसमें जुड़े हुए हों तो उसको तोड़ करके जितने भी पद उसके में जोड़े गए होते हैं उतने डिटर्मिनेंट के रूप में उसको तोड़ा जा सकता है। यानी कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स, यानी कि यदि कुछ और या सभी अवयव 2 एलिमेंट्स ऑफ ए रो, किसी एक रो या एक कॉलम का किसी डिटर्मिनेंट में हो तो उसको हम व्याख्या कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं एज अ सम ऑफ
2, मतलब कि जितना यह होगा उतना, या जितना आपको देगा, यानी कि 2 अवयव दिया हुआ है जोड़ में तो 2 डिटर्मिनेंट बनाएंगे, या 2 से अधिक जोड़ में दिया है तो उतना डिटर्मिनेंट, जितने टर्म उसमें जुड़े होंगे, 2 टर्म जुड़े होंगे तो 2 डिटर्मिनेंट, 2 से ज्यादा जुड़े होंगे तो उतना डिटर्मिनेंट, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट, यानी कि उस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट में जितने भी टर्म आपको जोड़े जाएंगे उतने डिटर्मिनेंट में उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। जैसे कोई डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि 5 प्लस k प्लस x, 3 प्लस यहां पर k1 कर देते हैं, k2 प्लस y, यहां -1 कर देते हैं, -1 प्लस p1 प्लस 2, यहां पे कर देते हैं 5 प्लस 1, p2 कर दीजिए, और यहां पर हो गया 2, यहां पर लिख देते हैं -1 0 3। यहां देखिए इस डिटर्मिनेंट में 3 पद जोड़े गए, यानी कि इसको हम 3 डिटर्मिनेंट में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। यहां पर 3 है तो इसको 3 में बना सकते हैं कि मैक्सिमम जितना एलिमेंट जुड़ा जाएगा उतने डिटर्मिनेंट के रूप में इसको चेंज कर सकते हैं। अगर उसके बाद वाला एलिमेंट आपको नहीं दिया हुआ है तो उसको हम 0 मान लेंगे। जैसे इसमें देखिए 3 अवयव है, लेकिन इसके रो 2 में यह अवयव जो है इसमें 2 ही है, तीसरा नहीं है, तो इसके जगह पर हम 0 ले लेंगे। जैसे इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 2 है, तो इसमें जो तीसरा होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसके जगह पर जब नहीं है कुछ। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं हम, 5 -1 3 5 0 -1 2 3 प्लस इसका जो दूसरा एलिमेंट है k1, इसका k2, इसमें -1, इसमें दूसरा है p1, इसमें p2, इसमें तो अकेला है 2, इसमें -1 0 और 3 प्लस इसके बाद लिख सकते हैं हम, इसका तीसरा एलिमेंट है x, इसमें है y -1, फिर 2, इसमें नहीं है तो 0, इसमें 2, इसमें -1 0 और 3, यानी कि इसमें जितना एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम में होगा उतने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यह आपका 5वां प्रॉपर्टीज है, इसमें इस तरह से हम इसका व्याख्या कर सकते हैं। इसका भी यूज आएगा आगे जब हम लोग प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनाएंगे उसमें। इसके बाद इसका 6ठा प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे क्या है। 6ठा प्रॉपर्टीज में यदि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी अवयव में अगर किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट में भी उस कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे देखेंगे, मान लेते हैं कि पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, यह 6ठा प्रॉपर्टी हो गया आपका। इफ a determinant any one row or column all elements
if a determinant in any one row or column multiplied all elements multiplied by a constant quantity हम मान लेते हैं कोई कांस्टेंट क्वांटिटी, कुछ भी, जैसे लेमडा मान लिए, कांस्टेंट क्वांटिटी लेमडा, देन वी गेट the value of determinant multiplied by lambda जैसे आप देखेंगे, मान लेते हैं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया 3x 5 -1 2 0 y 2 -1। यहां पर इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 3x 5 -1 2 0 y 2 -1। यहां पर लिखें if रो 2 चेंज इनटू लेमडा रो 2, यानी कि रो 2 को चेंज कर दिए लेमडा के द्वारा, तो यहां पर यह जो होगा इसमें लेमडा से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि रो 2 के ऑल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे 3x 5 लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से लेमडा मल्टीप्लाई तो माइनस लेमडा 2 0 y 2 -1। अब क्या होगा कि इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू, सॉरी 2 से लेमडा में करेंगे तो यहाँ पे 2 लेमडा हो जाएगा और यहाँ पर 0 लेमडा यानी कि 0 हो जाएगा। तो इसका जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वह लेमडा का मल्टीपल होगा, यानी कि आप जिस भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करें तो उसका डिटर्मिनेंट के वैल्यू में उतना से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि किसी एक रो या एक कॉलम के सभी अवयव में अगर कोई कांस्टेंट कॉमन है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं। यानी कि इफ any row or column all elements multiply by a constant quantity, then constant quantity is a common factor of determinant। यानी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम में अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है तो वह उस डिटर्मिनेंट के कॉमन फैक्टर के रूप में आ सकता है, लिया जा सकता है। यहां पर यह हमारा छठा हो गया प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है 7वां। इसके बाद हम इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इसको फिर से एक बार समझ लें कि अगर
किसी डिटर्मिनेंट, किसी मैट्रिक्स में या किसी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर किसी एक रो या एक कॉलम के पूरे अवयव में किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से गुना कर दिया जाता है, तो गुना करने पर जिस कांस्टेंट क्वांटिटी से गुना किया जाएगा वह जो दिया गया मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट उसके गुना करने के बाद उस कांस्टेंट क्वांटिटी का मल्टीपल होगा। जैसे कि यहां पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हैं, इसका डिटर्मिनेंट इतना हो गया। अगर इसके रो 2 में हम लेमडा से गुना कर दिए हैं तो इसका जो डिटर्मिनेंट ए है वह इस लेमडा का गुणज होगा, यानी कि लेमडा के गुणज के बराबर होगा। अब इसके बाद सातवां प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टीज में हम आते हैं। ध्यान देंगे, इसमें सातवां प्रॉपर्टी में है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें किसी एक रो में या एक कॉलम में किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे रो या कॉलम में उसको ले जा करके जोड़ दें, तब भी उसके डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे सातवां, जैसे if Ri change into Ri plus KRJ और Ci change into Ci plus KCJ to be applied, then we have the value of determinant not चेंज, यानी कि उसके किसी रो में किसी दूसरे रो के कांस्टेंट क्वांटिटी से गुना करने के बाद उसमें ला करके जोड़ दें, यही काम अगर कॉलम में करें और तब उसका डिटर्मिनेंट निकालें, तब भी उसके डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका रिजल्ट वही रहता है। यह हो गया, यह 7 प्रॉपर्टीज है जिसके आधार पे हम लोग को क्वेश्चन करना है। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। इसके आधार पे प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चन है वह हम लोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का 4.2 एक्सरसाइज। इसमें हम बनाने का तरीका बता रहे हैं। अगले क्लास में इसका टोटल एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, इसमें बस समझा रहे हैं, इसका प्रैक्टिस करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। अगले में पूरा इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। इसमें क्वेश्चन स्पष्ट दिया है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 5, यानी कि 1 से लेकर 5 तक में बिना एक्सपेंड किए, मैंने एक्सपेंशन का कोई कहीं पर भी प्रयोग नहीं करना है, केवल डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से ही इसको प्रूफ करना है। थोड़ा ध्यान देंगे यहां पर। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट, दिया हुआ है x y z a b c
x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0, यह हमें प्रूफ करना है। ध्यान देंगे, यह डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसमें प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज का यूज करना है और इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। आइए देखते हैं इसको। एयर, इसको ऐसे लेते हैं, एयर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x y z a b c, x प्लस a y प्लस b z प्लस c। पहले समझिए कि इस तरह के क्वेश्चन को हम प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे हम इसके रिजल्ट तक पहुंचेंगे। यह आपका गाड़ी हो गया, यह आपका मंजिल हो गया, रास्ता हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। उस रास्ते के द्वारा, और आप हैं ड्राइविंग सीट पे, इस गाड़ी पे बैठना है, यू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के रास्ते का प्रयोग करते हुए आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह आप तलाश करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में हम लोग जो प्रयोग में लाते हैं प्रॉपर्टी, उसमें किस प्रॉपर्टीज के द्वारा 0 आता है। तो हम जानते हैं कि वैसा 2 प्रॉपर्टीज है जिसके द्वारा हम 0 लाते हैं। कौन कौन? एक तो आपका वैसा प्रॉपर्टी है जिसमें आपका कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, यानी कि उसका ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। दूसरा प्रॉपर्टी यह है कि किसी भी एक रो के सभी अवयव या एक कॉलम के सभी अवयव का एलिमेंट्स 0 हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। अब जैसे देखेंगे कि यहां पे इसमें से कोई 2 ऐसा रिजल्ट लाना है, या तो किसी 2 रो या 2 कॉलम का एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाए, या आपका एक अवयव किसी एक रो या एक कॉलम का टोटल अवयव 0 हो जाए। हमको यही इसमें सोचना है। तो ध्यान देंगे यहां पर कि कैसे हम यह करें प्रॉपर्टीज का यूज, कि इसमें तो आप तो जानते हैं, या तो आइडेंटिकल हो जाए नहीं तो 0 हो जाए, यही काम करना है। अब देखिए यहां पर x y z a b c, यहां पर x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। थोड़ा ध्यान देखिए, अगर हम कॉलम 1 को चेंज कर दें, यहां लिखते हैं अप्लाइंग कॉलम 1। अगर कॉलम 1 में 1 से गुना करके कॉलम 2 के साथ और कॉलम 1 में ले जाकर के जोड़ दें, 1 से इसमें गुना करेंगे तो 1 गुना ए होगा, और x के साथ जोड़ देंगे तो x प्लस ए। 1 से b में गुना करेंगे b होगा, y के साथ जोड़ देंगे y प्लस बी। 1 से c में गुना करेंगे c, और इसके साथ z में जोड़ेंगे z प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी आ रहा है। कॉलम 3 में भी देखिए वही एलिमेंट, यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गया। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। विदाउट आपका एक्सपेंशन हो जाएगा, बिना एक्सपेंड किए हुए। अप्लाइंग C1 चेंजिंग टू C1 प्लस C2। अब इसको कैसे लिखेंगे? वी हैव डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। यह हो गया a b और c, यहां हो गया x प्लस ए, यहां हो गया y प्लस b, और यहां हो गया z प्लस सी। अब देखिए यहां कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2, यानी कि कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल है, इसलिए यह डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। यहां लिखेंगे हेयर
कॉलम 1 एंड कॉलम 3 ए आर आइडेंटिकल, सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यह हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि 0 के बराबर आ गया। इसी तरह से हम इसमें आगे 5 तक क्वेश्चन जो है, इसमें कोई भी एक्सपेंशन का प्रयोग नहीं करना है, केवल और केवल प्रॉपर्टीज का प्रयोग करना है। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा तक इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको करेंगे, नहीं होगा ऐसे अगले क्लास में यह 4.2 टोटल एक्सरसाइज हम कराएंगे। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट पे पिछला प्रॉपर्टी, इसमें कुछ प्रॉपर्टी बचा हुआ था आज बता दिए, इसके आधार पे क्वेश्चन को करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो इसमें आगे आप बताएंगे, वहां पे इसमें प्रॉपर्टीज को एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में इससे आता है। अगर प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगा तो आप इससे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। यह इस डिटर्मिनेंट का मेन पार्ट है, इसके बाद ऐसे और भी पार्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने माइंड का प्रयोग ज्यादा करना है प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि बिना इसको समझे हुए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप फॉर्मूला का यूज करके इसको बना सकते हैं। इसलिए इसको निश्चित रूप से समझेंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो इसमें जरूर आप पूछ लेंगे, और अगले क्लास में जब हम आएंगे तो इससे संबंधित टोटल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर अगले क्लास में मिलेंगे।